नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और हम लोग देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर। और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे बाल मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र अर्थात बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दिसंबर 2024 का पेपर है और सीरीज हमारी एच, और ये हमारा पेपर फर्स्ट है अर्थात 1 से लेके 5 तक का सीटेट का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की संख्या होती है 30। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारा बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जिसका पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डॉट डॉट को देते हैं और असफलता को डॉट डॉट। तो यहाँ पे एक देखें, यहाँ पे हमें इस खाली स्थान को भरना है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। तो जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं, जिसे मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर कहते हैं, वे सीखने की प्रक्रिया और समझ और कौशल विकास पर ध्यान देते हैं, न कि अंक या दूसरे की तुलना पर। और ये जो उनकी प्रेरणा होती है, ये उनकी आंतरिक प्रेरणा होती है। तो सामान्यतः ये जो शिक्षार्थी होते हैं, ये अपनी सफलता का जो श्रेय है वो अपनी योग्यता और अपनी कड़ी मेहनत को देते हैं, और असफलता के लिए वो किस्मत को दोष न देकर वो अपनी कोशिश को दोष देते हैं, अर्थात अपर्याप्त कोशिश को। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। अर्थात सफलता का श्रेय क्या होता है? उनकी योग्यता और कोशिश, उनकी कड़ी मेहनत। और असफलता के लिए कौन जिम्मेदार? उनकी अपर्याप्त कोशिश। इसके बाद अगर हम दूसरा प्रश्न देखें, दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या कहता है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है, ये विकास का सिद्धांत है, और ये कहता है कि जो विकास होता है, किसी भी बच्चे में जो विकास होता है, वो शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहरी भागों, अर्थात जैसे कि शरीर का केंद्र क्या होता है? शरीर का केंद्र हो गया हमारा धड़, कंधे, अर्थात जो शरीर के स्थूल अंग है, जो शरीर के स्थूल अंग है, वहां से शुरू होकर कहां तक जाता है? जो शरीर के सूक्ष्म अंग है। सूक्ष्म अंग का मतलब है हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां आदि। तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहता है कि बच्चों में जो विकास होता है वो केंद्र से शुरू होकर, अर्थात स्थूल से अंगों से शुरू होकर सूक्ष्म अंगों की ओर होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन हमारा पहला है कि विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। बहुदिशात्मक और बहुआयामी। तो ये जो विकास का सिद्धांत है, ये हमारा जो है सामान्य प्रकृति है, ये विकास का सामान्य प्रकृति है, ये समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले जो हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो विकास का सिद्धांत बताया जा रहा है, ये पर्यावरण और संस्कृति जो हमारी है, जो हमारा एनवायरमेंट है, उससे संबंधित है। तो दूसरा उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। अगर इस वाक्य को समझें तो मोतियां जो होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, और इन्हें पकड़ने के लिए हमें उंगलियों की आवश्यकता होती है, जबकि जो गेंद है, इन्हें पकड़ने के लिए हमें हाथों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखें, हाथों के साथ साथ पूरे पंजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बच्चे को गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, अर्थात बच्चों में सबसे पहले किसका विकास होता है? सबसे पहले बड़े वस्तुओं को पकड़ने का विकास होता है। अर्थात सबसे पहले जो है गेंद को पकड़ने के लिए हमें जो हमारे भुजाएं हैं, जो हमारे हाथ हैं, उसमें स्थूल मांसपेशियों का उपयोग होता है, और उसके बाद मोतियों को पकड़ने के लिए जो हमारे उंगलियां हैं, उन सूक्ष्म अंगों का प्रयोग होता है। तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत में हमने यही बताया कि सबसे पहले जो विकास होता है बच्चों में, वो स्थूल अंगों के उपयोग के लेकर होता है, अर्थात वो सबसे पहले स्थूल अंगों का उपयोग सीखते हैं, उसके बाद उनके अंदर जो है वो सूक्ष्म अंगों का उपयोग शुरू होता है। तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा समीप दूराभिमुख सिद्धांत से संबंधित। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक, तो सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक क्या है? 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखें तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है।
वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो जो लेव वाइगोस्की थे उनके अनुसार बच्चे जब स्वयं से बात करते हैं तो इस घटना को या इसे कहते हैं निजी भाषण। इसे क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, निजी भाषण। जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, निजी भाषण कहते हैं। और ये जो निजी भाषण है इससे क्या होता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, बच्चों में क्या विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास उत्पन्न होता है या संज्ञानात्मक विकास शुरू होता है। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 4 कथन दिया गया है। चारों कथनों को अगर देखें तो विचार और आत्मनियमन में सहायता होती है। यहाँ पे देखें, जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं अर्थात जिसे निजी भाषण कहते हैं, इससे बच्चे का अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास उत्पन्न होता है। संज्ञानात्मक विकास विकास से क्या होता है कि बच्चे अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में जो है मदद मिलती है। बच्चों को क्या होता है, अपने जो व्यवहार होता है उनका, उनके नियंत्रण में उनको मदद मिलती है। और धीरे धीरे यही चलकर उनके अंदर जो है वो सोच का आधार बनता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे अपने विचार और आत्मनियमन में जो है मदद कर पाते हैं। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है, विचार और आत्मनियमन में सहायता, ये जो है वाइगोस्की के जो निजी भाषण का सिद्धांत है या जो उनका कथन है, निजी भाषण बच्चे स्वयं से बात करते हैं, उसमें ये सहायता करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, तीसरे का पहला उत्तर इसका क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद अगर हम चौथा कथन देखें, सॉरी चौथा प्रश्न देखें, तो सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसमें से सामाजिक संचार में चुनौतियां स्पष्ट होती हैं। अगर देखें यहाँ पे तो पहला प्रश्न है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सामाजिक संचार है क्या। सामाजिक संचार का मतलब है किसमें आंख से आंख मिलाकर देखना, बातचीत के शुरुआत, बातचीत किसी भी बातचीत की शुरुआत और निरंतरता, भावनाओं में जो हाव भाव होता है उसको समझना, सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करना, ये सारी चीजें जो हैं वो सामाजिक संचार में शामिल होती हैं। अब इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, अर्थात उनके उस सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं। तो अगर यहाँ पे देखें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, इसे क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, मुख्य समस्या जो है वो ध्यान आवेगशीलता और अति सक्रियता से संबंधित होती हैं। ये जो विकार है ये किससे संबंधित होती हैं, ध्यान आवेगशीलता और अति सक्रियता से संबंधित होती हैं। मस्तिष्क पक्षाघात क्या है, मस्तिष्क पक्षाघात में क्या होता है, किसमें मुख्यतः शारीरिक और मानसिक जो समस्या होती है वो होती है। स्वलीन क्रम विकार में, स्वलीन क्रम विकार में क्या होता है कि जिसे हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत बच्चों में जो है वो सामाजिक संचार में कठिनाई होती है, सामाजिक संचार में कठिनाई होती है, सामाजिक अंतः क्रिया में कमी आती है और दोहरावपूर्ण व्यवहार और सीमित रुचियां देखने को मिलती हैं। तो हमने क्या देखा, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होंगी, स्वलीन क्रम विकार में। किसमें, स्वलीन क्रम विकार में, जिसे हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत सामाजिक संचार में चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 भी हमारा वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न है, वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। आलंबन का मतलब होता है कि आलंबन एक प्रकार की ऐसी अस्थायी सहायता है जो शिक्षक और जो अधिक सक्षम व्यक्ति है उसको प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो जो हमारे समीपस्थ विकास क्षेत्र होते हैं उसमें आने वाले कार्य को वो पूरा कर सकता है। और फिर जैसे जैसे बच्चा हमारा सक्षम होता जाता है ये सहायता जो है वो धीरे धीरे हटाई जाती है। ठीक, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा वो सहायता है, अर्थात आलम्बन का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है जिसमें बच्चा जब सक्षम होता जाता है तो ये सहायता धीरे धीरे हटाई जाती है। तो यहाँ पे देखें, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। तो हमने यहाँ पे बताया आलम्बन का उदाहरण क्या था कि बच्चों को जो है वो समीपस्थ विकास क्षेत्र में आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी सहायता दी जाती है। फिर जैसे जैसे बच्चा हमारा सक्षम होता जाता है ये सहायता जो है वो धीरे धीरे हटा ली जाती है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और फिर आवश्यकता अनुसार जितनी उनकी आवश्यकता है उतनी सहायता प्रदान करना और फिर धीरे धीरे उस सहायता को हटा लेना।
तो इसका अगर हम देखें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उदाहरण पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक। अगर अन्य ऑप्शन को देखें तो जो दूसरा ऑप्शन है, अप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, तो ये जो है बाह्य प्रेरणा है, ये आलम्बन का उदाहरण नहीं है। तीसरा देखें तो एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, या कोई सहायता या मार्गदर्शन नहीं है, या भी जो है आलम्बन का उदाहरण नहीं है। अगर हम चौथा देखें तो एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसे महारत हासिल करना, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की प्रदर्शन है, एक प्रकार का मॉडलिंग है। इसमें जो है निरंतर चरणबद्ध सहायता नहीं दी जा रही है, तो चौथा भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया, पहला हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगर देखें प्रश्न संख्या 6, प्रश्न क्रमांक 6 देखें तो लेखन वैकल्य की विशेषता पूछ रहा है। लेखन वैकल्य, लेखन वैकल्य है क्या, जिसे हम बोलते हैं डिसग्राफिया। ये हमारा क्या है, डिसग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, यह एक प्रकार का जो है अधिगमात्मक विकलांगता है। यह एक प्रकार की क्या है, विकलांगता है, जिसमें बच्चे के अंदर जो है जो लिखने के कौशल होते हैं उसमें कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, अर्थात बच्चा जो है लिखने में कुछ ना कुछ समस्या उसके अंदर देखने को मिलती है। तो लेखन वैकल्य, यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखें तो विलंबित गतिक कौशल नहीं है, ये लेखन से संबंधित नहीं है। लिखित कार्य में चुनौती, तो लेखन वैकल्य जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लिखने में अगर बच्चों को समस्या हो रही है, अर्थात लिखित कार्य में चुनौती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन 2, लिखित कार्य में चुनौती। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, अच्छे समस्या समाधानकर्ता, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। एक शिक्षक को अगर अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनना है, विद्यार्थियों की सहायता करना है, तो उसे किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो समस्या समाधान जो है वो केवल उत्तर पाने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर सोच की प्रक्रिया और जो तर्क है, जो रणनीति है, उसका भी विकास जो है उसमें शामिल होना चाहिए, उस क्षमता का भी विकास होना चाहिए। तो अगर हम इस समस्या को समझें तो ऑप्शन हम देखें तो एक ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करें, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। हमें यह पुष्टि पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है या समस्या समाधान को बढ़ावा नहीं देता, तो पहला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा अगर देखें तो समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, यह जो है बच्चों के अंदर जो है वो समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता नहीं करती। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है एक सीमित सोच के तरीके से किसी भी समस्या को हल करते हैं, अर्थात उनकी जो लचीली सोच है उसको सीमित करता है। तो दूसरा उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा अगर ऑप्शन देखें, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। अब यहाँ पे जब शिक्षक जो है बच्चों को बड़ी और जो समस्याएं होती हैं उनको छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित कर देता है, तो इससे बच्चे जो है उस छोटी छोटी समस्याओं को अपने हिसाब से उन समस्याओं को हल करते हैं। इससे बच्चों में जो है संज्ञानात्मक भार कम होता है और तार्किक सोच इससे जो है बच्चों में बढ़ता है और उनके अंदर आत्मविश्वास भी आता है और वो समस्या को अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। तो सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। और अगर चौथा ऑप्शन देखें तो समस्या से संबंधित केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें समस्याओं को अधूरा समझने की ओर ये ले जाता है बच्चों को। इसके बाद हम देखें अगर प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। इसमें अगर हम देखें तो अभिकथन हमारा है ए, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और हमारा जो कारण है वो कह रहा है कि समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है समावेशी कक्षाओं के बारे में, कि समावेशी कक्षाओं के बारे में शिक्षकों को किस प्रकार की सामग्री और किस प्रकार के पाठ्यचर्या का उपयोग करना चाहिए। तो अगर हम कथन 1 देखें, जो हमारा अभिकथन ए है, अगर इसमें देखें तो एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षा में जो है अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं। समावेशी कक्षाओं में क्या होते हैं, अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं, और उन्हें उनके हिसाब से जो है वो बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जैसे दृश्य सामग्री जो है, श्रवण सामग्री जो है, स्पर्श सामग्री जो है, और जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग प्रकार की सामग्री। तो इस प्रकार की सामग्री को हम उपयोग में ला सकते हैं। तो अभिकथन हमारा क्या है यहाँ पे, सही है। अगर हम कारण आर देखें तो समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को भी अपनाना चाहिए। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो समावेशी कक्षा है उसमें पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ जो मूल्यांकन की रणनीतियां हैं उन्हें भी जो है विशेष बच्चों के अनुसार अलग अलग करना चाहिए। तो यह जो है कथन कारण आर जो है ये गलत है। इससे क्या होता है, समावेशी शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है उसमें लचीलापन होना चाहिए, विविधता के अनुसार अनुकूलन होना चाहिए। इसलिए समावेशी कक्षाओं में जो है पाठचर्या और शिक्षण सामग्री में अनुकूलन किया जाता है, लेकिन और मूल्यांकन में विविध और वैकल्पिक रणनीतियां अपनाई जाती हैं, ना कि पूर्ण मानकीकरण। तो इसलिए हमारा आर क्या यहाँ पे गलत है। तो इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो ए हमारा सही है, आर हमारा गलत है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद हम देखें प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 जो है ये हमारा रचनावादी दृष्टिकोण से उसके बाद 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, हमें सही उत्तर चुनना है। रचनावादी दृष्टिकोण क्या है, इसके अनुसार जो है सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें जो हमारे छात्र होते हैं वे अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो है नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का निर्माण होता है। तब अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा है व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है, तो ये हमारा इससे संबंधित नहीं है। दूसरा, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, तो यह व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है, यह भी हमारा रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। तीसरा है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, तो यहाँ पे देखें वर्तमान का मतलब है कि छात्र में जो पूर्व समझ है उसी का जो है विस्तार करना और उससे नए ज्ञान अर्जित करना, अर्थात उसमें परिवर्तन लाना। अर्थात तीसरा ऑप्शन जो हमारा ये सही है और यह रचनावादी विचारधारा या दृष्टिकोण का मूल कथन है। और तीसरा अगर देखें, चौथा ऑप्शन देखें तो सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है, तो यह भी हमारा गलत ऑप्शन है। यह अनुभववादी या हम कहें तो व्यवहारवादी की अवधारणा को दर्शाता है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया, तीसरा, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। और इसके बाद अगर हम देखें प्रश्न क्रमांक 10, यह भी हमारा अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। इसमें कह रहा है, प्रश्न हमारा है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। तो यह कथन सही है कि जो हमारे प्रभावी शिक्षक होते हैं उन्हें बच्चों के साथ घुलना मिलना आवश्यक है, इसलिए वो शिक्षार्थियों के जो दैनिक जीवन है और उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके साथ मेलजोल या परिचय जो है वो बनाते हैं। कथन जो कारण हमारा आर है, अगर इसको देखें तो सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सीखना क्या है, एक सामाजिक संदर्भ में होता है। यह कथन जो है रचनावादी एवं वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सही है। इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि सीखना जो है वो एक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, जैसे भाषा, संस्कृति और समाज सीखने को प्रभावित करते हैं। तो कथन हमारा जो अभिकथन ए है ये भी सही है और कारण आर ये भी हमारा सही है। अब हमें देखना है कि क्या आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है या नहीं। तो अगर हम ए देखें तो इसमें बताया गया है कि प्रभावी शिक्षक जो है वो खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। क्यों क्यों परिचित कराते हैं, क्योंकि ये जो है जो सीखना होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात सीखना जो है वो एक सामाजिक संदर्भ में होता है। इसका मतलब है कि कारण जो है वो अभिकथन ए की व्याख्या करते हैं। तो अगर हम देखें तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे प्रश्न क्रमांक 10। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 जो कहता है कि अर्थपूर्ण अधिगम
अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में। अर्थपूर्ण अधिगम है क्या? इसे हम कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। यहाँ पे देखें, इसका मतलब होता है कि ऐसा सीखना जिसमें जो शिक्षार्थी होते हैं वो नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर समझ पाएं, ना कि उन्हें केवल याद करके। अर्थात जो उनका नया ज्ञान है वो किससे जोड़कर उसे सीख पाए, किससे समझ पाए? पूर्व ज्ञान से जोड़कर समझ पाए। तो यहाँ पे देखें, कह रहा है किसके बारे में नहीं है। जानकारी को रटना सही है, ये हमारा इसका सही उत्तर नहीं होगा कि जो अर्थपूर्ण अधिगम है वो जानकारी को रटने रटने या रटंत विद्या को जो है प्रेरित नहीं करता है। ज्ञान का निर्माण, ये सही है, नए ज्ञान से ही पूर्व ज्ञान जो हमारा नया ज्ञान होता है वो किससे संबंधित होता है? हमारा पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। अवधारणाओं को समझना, ये भी हमारा सही उत्तर है कि जो उनका पूर्व ज्ञान है उसकी सहायता से वो नए ज्ञान को समझते हैं। और कौशल का विकास, तो हमें ढूंढना है कौन सा गलत ऑप्शन है। तो अगर देखें तो जानकारी को रटना, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 12, ये भी हमारा अभिकथन और करण वाले प्रश्न है। अभिकथन ए कहता है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है कि शिक्षिका, इससे क्या होता है कि लड़कों और लड़कियों में भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमारा अभिकथन क्या है? गलत है। जहां भी इस प्रकार का कथन दिखे, इसका मतलब है वो कथन हमारा क्या है? गलत है। दूसरा अगर देखें कारण, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ये भी हमारा जो है जेंडर गैप, अर्थात जो हमारा आधुनिक शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें जो है जेंडर जो है मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक प्रभाव से बनती हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा आर है, कारण जो है, ये भी हमारा गलत है। तो ए और आर यहाँ पे दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो ये हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि दोनों कथन जो है ये हमारे लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। तो दोनों कथन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 13। प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा है गति संवेदी शिक्षार्थी डॉट डॉट के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि गति संवेदी शिक्षार्थी किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? गति संवेदी शिक्षार्थी जो हैं वो शारीरिक गतिविधि या हाथ से काम और चलने फिरने के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। तो इनकी मुख्य विशेषताओं में होता है करके सीखना, किसी चीज को खुद से करके सीखना, या गतिविधि आधारित सीखना, या खेल खेल में, या मॉडल बनाकर, या लंबे समय तक सुनने या केवल देखने में इनको कठिनाई होती है। तो ये हमेशा किसी कार्य को कर कर सीखते हैं। तो यहाँ पे देखें, देखने कह रहा है किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? देखने से। तो यह केवल दृश्य हो जाएगा। छूने से, यह केवल एक गति संवेदी का हिस्सा हो सकता है लेकिन पूरा नहीं। और करने और चलने फिरने से, तो हमने बताया कि गति संवेदी शिक्षार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी कार्य को करना, उसमें एक्टिविटी करना, उसमें भाग लेना, उसके माध्यम से सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो तीसरा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, करने और चलने फिरने से। ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो हमारा 14 कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डॉट डॉट बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डॉट डॉट बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो यहाँ पे देखें, जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसके अनुसार किसी व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं, लेकिन कुछ बुद्धियां जो हैं वो किसी पेशे से अधिक महत्वपूर्ण या अधिक प्रमुख रूप से जुड़ी होती हैं। तो अगर यहाँ पे देखें कि एक वैज्ञानिक के अंदर कौन सी बुद्धि प्रमुख होगी, तो वैज्ञानिक के अंदर जो तार्किक और गणितीय बुद्धि है, जो तार्किक और गणितीय बुद्धि है, ये प्रमुख होती है, क्योंकि वैज्ञानिक को उसके लिए अपनी खोजों के लिए तर्क और विश्लेषण करना होता है, कारण परिणाम की संबंध की खोज करनी होती है, गणना करनी होती है और समस्या समाधान ढूंढना होता है। तो इसलिए एक वैज्ञानिक के लिए जो तार्किक गणितीय बुद्धि है ये अधिक महत्वपूर्ण होती है, जबकि एक मूर्तिकार के लिए जो है, जो गति संवेदी बुद्धि है, एक मूर्तिकार के लिए जो गति संवेदी बुद्धि है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक मूर्तिकार अपने उपकरणों की सहायता से किसी भी मूर्ति को अपने अनुसार ढालता है,
और इसके लिए उसके सूक्ष्म हाथों की कौशल की आवश्यकता होती है। तो अगर यहाँ पे देखें तो वैज्ञानिक के लिए जो महत्वपूर्ण बुद्धि होगी वो होगी तार्किक गणितीय, जबकि मूर्तिकार के लिए जो बुद्धि होगी वो होगी गति संवेदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, तार्किक गणितीय और गति संवेदी। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो समावेशन का मतलब हमने बताया कि सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जैसे दिव्यांग बच्चे हैं, उन सबकी भिन्नताओं के बावजूद भी उन्हें समान अवसरों के साथ मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना। तो कह रहा है कि इस समावेशन में क्या आवश्यक है, इस समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो अगर हम देखें लचीला पाठ्यक्रम, तो ये हमारा आवश्यक है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम देखें सहयोगात्मक अधिगम, तो ये भी हमारा जो है समावेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे जो है शिक्षित विद्यार्थी जो है वो एक दूसरे से सीखते हैं। तीसरा पृथक्करण और नामीकरण, तो ये हमारा गलत है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठाना, एक साथ शिक्षा देना, ना कि अलग अलग। और चौथा है गम्य इमारतें। गम्य इमारतें का मतलब है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित हो, उनके लिए जैसे रैंप वगैरह बनाए जाते हैं, रेलिंग वगैरह बनाई जाती हैं, ये जो है समावेशन शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। तो अगर हम देखें पहला, दूसरा और चौथा, ये हमारे सही ऑप्शन है। तो ये हमें देखने को मिलता है चौथे ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है कि बच्चे जब डांट डांट अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो हमें बताना है कि बच्चे जब क्या अनुभव करते हैं तो वो बेहतर रूप से सीखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। तो दूसरा है सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता और अधिगम विवशता। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा यर्क्स डॉटसन नियम है, यर्क्स डॉटसन नियम, ये मनोवैज्ञानिक का नियम, इसके अनुसार जो है बहुत कम उत्तेजना और उत्साह जो है वो सीखने में रुचि पैदा कर सकता है, सीखने में अरुचि पैदा कर सकता है। और जो बहुत अधिक उत्तेजना और चिंता है वो प्रदर्शन में घबराहट के कारण गिरावट ला सकता है। जबकि जो मध्यम स्तर का उत्साह है बच्चों में, क्या होता है कि अगर देखिए ये जो हमने बताया, यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, ये हमारा है कौन सा नियम, यर्क्स डॉटसन नियम। यर्क्स डॉटसन नियम ये क्या कहता है कि बच्चों में अगर बहुत अधिक उत्साह होगा, बहुत अधिक उत्साह होगा, तो वो अधिक उत्साह के कारण, घबराहट के कारण उनका प्रदर्शन जो है वो गिर जाएगा। और अगर बच्चों में बहुत कम उत्साह होगा तब भी उनके सीखने में जो है वो अरुचि होगी। तो सबसे अच्छा माध्यम है कि बच्चों का जो उत्साह हो वो मध्यम स्तर का हो, जिससे उनके सीखने के लिए वो सर्वोत्तम रूप से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारा सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह है, ये इसके द्वारा जो है बच्चे अच्छी तरीके से या अच्छे रूप से किसी भी अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 अगर देखें तो ये भी हमारा अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। अभिकथन और कारण देखें तो 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। विघटन कह रहा है कि जो 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, अर्थात जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, उन्हें ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों में जो है मोटर कौशल जो है वो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। अगर बहुत जल्दी या दबाव डालकर हम लिखने की अपेक्षा करेंगे तो उनका जो रचनात्मक कौशल होगा उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और कारण कहता है कि बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सही है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, अर्थात कक्षा 1 या 2 में पहुंचेंगे, तो उनके अंदर जो गतिक कौशल है, अर्थात जो उंगलियों की सटीकता और जो सहजता है वो बढ़ जाती है, जिसके अनुसार उनके जो लेखन कौशल है उसमें बेहतर नियंत्रण, और जो गतिक कौशल है उसमें बेहतर नियंत्रण लाया जा सकता है। तो कथन एक भी सही है, कथन आर भी का जो हमारा कारण आर है ये भी सही है। कह रहा है कि क्या कारण आर जो है
वो कथन एक की सही व्याख्या करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे देखें कि ये इसका सही कारण है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें लिखने का दबाव नहीं डालना चाहिए ठीक से या रेखाओं के भीतर। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके अंदर गतिक कौशल पर बेहतर नियंत्रण आ जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 कहता है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियों ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या। ठीक, जैसे बच्चों से अक्सर अगर जब कुछ भी पूछा जाता है तो वो अपनी जो आसपास की घटनाएं हैं उसकी जो व्याख्या है वो अपनी तरीके से लेके आते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि बारिश क्यों होती है, अगर जब ये बच्चों से पूछा जाता है तो यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके थे, इसलिए बारिश होती है। तो यहाँ पे अगर देखें ऐसी व्याख्याएं किसके कारण से होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि चित्रित करती हैं कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। तो यह जो है ये पियाजे का ईगोसेंट्रिक दृष्टिकोण है का गलत निष्कर्ष है। इसमें मामला जो है वो सांस्कृतिक व्याख्या का है, ना कि आत्म केंद्रित का। तो पहला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। यह भी हमारा गलत है। बच्चे तर्क कर रहे हैं, बस उनके तर्क का जो आधार है वो उनके अनुभव और संस्कृति पर आधारित है। यहाँ पे ये जो भगवान की बात है ये किस पर आधारित है? उनके जो उनका अनुभव है, जो उनकी संस्कृति है उस पर आधारित है। वे अपने हिसाब से वहाँ पे तर्क कर रहे हैं। तीसरा जो है साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। यहाँ पे तीसरा जो है मात्रात्मक ना होकर यह क्या दर्शाता है? ये गुणात्मक अंतर को दर्शाता है। बच्चों में और वयस्कों में गुणात्मक अंतर को दर्शाता है, तो तीसरा भी गलत है। चौथा, यह संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तीसरा चौथा हमारा सही उत्तर है कि बच्चे जो है जो उनकी संस्कृति है, जो उनका परिवेश है, वो उसके हिसाब हिसाब से अपनी व्याख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और वो इसी हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है। प्रश्न क्रमांक 19 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास है वो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में उसकी व्याख्या की गई है। पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के कुल कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहला है संवेदी मोटर चरण, दूसरा है पूर्व संचालित चरण, और तीसरा है हमारा जिसे हम बोलते हैं सांगठनिक चरण, और चौथा हमारा है जिसे हम बोलते हैं औपचारिक चरण। तो ये कुल कितने गुणात्मक चरण हैं? 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 है। प्रश्न क्रमांक 20, विद्यालय के खोलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के के खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि एक विद्यालय में जो खेलने का समय होता है उसमें ऋषभ जो कि एक लड़का है 7 वर्षीय, वो खेलने के लिए एक गुड़िया उठाता है जो कि सामान्यतः लड़कियां खेलती हैं। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक के नाते वह अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है। इस स्थिति में उसे कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? कथन एक है ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है, लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो यह कथन हमारा बिल्कुल भी गलत है। इससे क्या होता है कि जो लैंगिक रूढ़ियां हैं वो और अधिक मजबूत होंगी। दूसरा कथन है कि ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। यह भी गलत है।
यह जो है बच्चे की पसंद को अस्वीकार करना हो गया और यह उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। तीसरा कथन देखें, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। तो यह हमारा सही उत्तर है और यह एक समावेशी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। और बिना कहे कुछ गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार देनी चाहिए, ये भी गलत है। यह जो है समस्या को छुपाने या दबाने जैसी प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखें सही उत्तर हमारा क्या हो गया, तीसरा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 21 है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कौन सी अवधि कहलाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा है प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि और कूटलेखन या एनकोडिंग अवधि। तो यहाँ पे देखें एक समय सीमा की बात, अर्थात वह कौन सी अवधि है जिसमें उत्प्रेरणाओं के माध्यम से संवेदनशीलता व्यक्ति रखता है या और इस उत्प्रेरणाओं के माध्यम से उसमें कौशल का विकास होता है। तो यह अवधि जो कहलाती है उत्प्रेरक अवधि कहलाती है। ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। और प्रश्न क्रमांक 22 है कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, यहाँ पे देखें जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अर्थात ADHD, इस विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय किन बातों से बचना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे ADHD से विकारित होते हैं, जो ADHD से प्रेरित होते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और ये जो प्रभावित होते हैं इन्हें अत्यधिक शोर या जो विकर्षण होता है ये उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन हमारा, तो जो पहला ऑप्शन है विकर्षण और शोर, ये क्या करते हैं, जो ADHD से प्रभावित बच्चे होते हैं उनको सीखने से या उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते समय इस विकार से बचना चाहिए, इन समस्याओं से बचना चाहिए। अर्थात वहाँ पे जो माहौल होना चाहिए, जो वातावरण होना चाहिए वो शांत होना चाहिए और प्रोत्साहक वातावरण होना चाहिए। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। अगर हम प्रश्न क्रमांक 23 देखें तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि बच्चों में जो नैतिक विकास होता है, जो नैतिक तर्क होता है, वह दोनों बच्चों में क्रमिक और चरणबद्ध होता है। कैसा होता है, क्रमिक और चरणबद्ध होता है और इसके मुख्यतः जो है 3 स्तर होते हैं, मुख्यतः 3 स्तर और 6 चरण होते हैं। तो ये 3 स्तर और 6 चरण कौन से हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो चरण था वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो स्तर था वो था पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें 2 चरण हैं, सबसे पहला चरण है दंड से बचना और दूसरा है इसका व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत लाभ। दूसरा जो स्तर है जिसे हम बोलते हैं परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर के अंतर्गत जो तीसरा चरण है जिसे हम बोलते हैं दूसरों की स्वीकृति और लोकप्रियता, दूसरों की स्वीकृति और लोकप्रियता। और जो चौथा चरण है जिसे हम बोलते हैं कानून और सामाजिक व्यवस्था का पालन, कानून और सामाजिक व्यवस्था का पालन। तो ये हमारे 2 चरण। और जो तीसरा स्तर है जिसे हम बोलते हैं उच्च स्तर, उच्च स्तर में जो हमारा 5वां चरण और जो 6वां चरण है, 5वां चरण जिसे हम बोलते हैं सामाजिक अनुबंध और अधिकार और 6वां है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के चरण है, जो स्तर हैं, वो टोटल कितने चरण है, 6 चरण है। तो अर्थात नैतिक विकास कैसा होता है, नैतिक विकास जो है
इन्हीं क्रमिक चरणों में होता है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? तीसरा हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगर देखें तो प्रश्न क्रमांक हमारा 24, प्रश्न क्रमांक 24 अगर देखें तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ठीक, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक। उत्तर पारंपरिक का मतलब है कि जो हमारा उच्च स्तर है। तो यहाँ पे अगर देखें चारों ऑप्शन, तो हमने बताया कि यहाँ पे हमने कितने चरण बताए थे? 3 स्तर के 6 चरण बताए हैं। तो यहाँ पे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह जो है कौन सी धारणा है कि दूसरों की स्वीकृति क्या है, दूसरे के बीच उस बच्चे की लोकप्रियता क्या है, इससे संबंधित है। और हमने बताया था कि जो हमारा परंपरागत स्तर था, परंपरागत स्तर था, उसके अंतर्गत जो चरण तीसरा था, जो चरण तीसरा था, जिसके अंतर्गत दूसरों की स्वीकृति और लोकप्रियता। तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह प्रश्न जो है दूसरों की स्वीकृति और लोकप्रियता से संबंधित है, जो कि किस स्तर में आता है? परंपरागत स्तर में आता है। किस स्तर में आता है? परंपरागत स्तर में आता है। तो ये हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? चौथा उत्तर हमारा सही हो जाएगा कि जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें पारंपरिक स्तर में जो चरण है, उसमें व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय और व्यवहार को मुख्य रूप से सामाजिक स्वीकृति और दूसरों की राय के आधार पर निर्धारित करता है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? चौथा, पारंपरिक। इसके बाद अगर हम देखें प्रश्न क्रमांक 25, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण 4 + 5 = 9 और 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो है बच्चा जो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, उत्क्रमण हो रहा है, यहाँ पे जो 9 का पक्षांतर हो रहा है, इस क्रम को, परिवर्तन को बच्चा जो है वो समझ नहीं पा रहा है, इस तर्क को समझने में असमर्थ है। तो बच्चा, इसका जो कारण है वो क्या है? अपरिवर्तनीयता। इसका कारण क्या है? अपरिवर्तनीयता, अर्थात बच्चा जो है इस क्रम का जो परिवर्तन हो रहा है उसे समझने में उसे कठिनाई हो रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तनीयता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26, यह भी हमारा अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। इसमें अगर देखें, अभिकथन है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। तो ये हमारा गलत उत्तर है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि शिक्षक जो है छात्र केंद्रित अध्ययन या अध्यापन करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों से जो है सहयोगात्मक और सहभागी की तरह उससे संबंध बनाना चाहिए। कारण हमारा अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो ये भी हमारा गलत उत्तर है कि अधिगम जो है लोकतांत्रिक में अच्छी तरीके से विकसित होता है और सहभागिता आधारित वातावरण में प्रभावी होता है। इसलिए ए और आर हमारा दोनों कथन गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगर हम 27 देखें, प्रश्न क्रमांक 27 ही हमारा अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। 27 में देखें तो अभिकथन है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो हमने बताया कि आलंबन जो है लेव वायगोस्की का सिद्धांत था, जिसके अनुसार आलंबन जो है वो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालता, बल्कि यह उसमें क्या करता है? मदद करता है, अर्थात सहायक होता है। तो अभिकथन हमारा क्या है? गलत है, अर्थात सही नहीं है। और कारण हमारा देखें आर, रीजन क्या है कि लेव वायगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो वायगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें सामाजिक और शिक्षक का मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। अर्थात बच्चे जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से नहीं सीखते, उसके साथ साथ वो समाज और शिक्षक का भी उसमें भागीदारी होती है। तो आर जो है वो हमारा आंशिक रूप से सही है, आंशिक रूप से गलत है।
तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, अर्थात दूसरा उत्तर हमारा सही है। इसके बाद यहाँ पे देखें अगर प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बाहरी अप्रेरणा अर्थात उसका जो बाह्य मोटिवेशन है वो कौन सा है? तो अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। तो यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, अर्थात जो से बाहरी वातावरण से प्राप्त होती है वो जो मोटिवेशन होता है वो इसका बाहरी अप्रेरणा कहलाता है। ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, कौन कौन से? तो यहाँ पे जो पियाजे के जो चार अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास के जो चार अवस्थाएं हैं, जिसमें से जो पहला है जिसे हम बोलते हैं संवेदी चालक अवस्था। पहला क्या है हमारा? संवेदी चालक अवस्था, जो होता है हमारा जन्म से 2 वर्ष के दौरान। इसमें जो होता है कि जो बच्चे होते हैं उसमें अस्थायित्व और जो है स्थगित अनुसरण की क्रिया होती है, अर्थात वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वस्तु अस्थायित्व में जो है कोई वस्तु दृश्य से गायब होने पर भी अस्तित्व में रहती है, और स्थगित अनुसरण में क्या होता है कि यह क्षमता बच्चा किसी क्रिया को बाद में भी याद करके दोहरा सकता है। तो अगर यहाँ पे देखें संज्ञानात्मक विकास के संवेदी चालक के दो महत्वपूर्ण जो मील के पत्थर हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो दो हो गए हमारे वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण, अर्थात तीसरा उत्तर हमारा सही है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है कि बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। यह विचार जो है फ्रायड का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन यह जो है आंशिक रूप से ही सही है, क्योंकि बच्चे का यहाँ पे संपूर्ण विकास नहीं होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा, इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और जो उनकी नियति तय करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यह विचार जो है वो जैविक निर्धारण से जुड़ा हुआ है, लेकिन आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चा जो है आनुवंशिकी के साथ साथ पर्यावरण और अनुभवों के साथ भी कुछ न कुछ सीखता है। तीसरा जो है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो तीसरा उत्तर हमारा जो है ये सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है कि यह किसका दृष्टिकोण है? यह हमारा वाइगोस्की का सिद्धांत है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें बच्चे का जो विकास है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के आधार पर होता है। सीखना, जैसा कि वाइगोस्की ने कहा, सीखना जो है एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे जो है परिवार, विद्यालय, मित्र और संस्कृति की सोच और व्यवहार को आकार देते हैं। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा, इस संसार में खाली स्लेट और कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। यह भी हमारा आंशिक रूप से सही है, और यह जो है अपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जन्म के साथ भी, जो जॉन लॉक ने कहा कि बच्चे जो है जन्म के साथ भी कुछ क्षमताओं को लेकर आते हैं। तो इस संसार में खाली स्लेट है, बच्चे केवल कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, यह कथन भी हमारा जो है सही नहीं है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? उस सामाजिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो ये थे हमारे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 30 प्रश्न, जो कि सीटेट एग्जाम में 2024 में पूछे गए हैं पेपर 1 के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।